गाजीपुर जहां आईटीआई मैदान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। मिशन पूर्वांचल को लेकर क्या रणनीति है, क्या मंत्र दे रहे हैं, सुनिए। जीवन देश की रक्षा के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होते हुए आपने देश की सेवा की है। और ऐसे सज्जन वृंद से जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जो देश की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उनका से मिलकर के प्रेरणा भी मिलती है। और आप सबके आशीर्वाद से हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देश की सेवा की है, उन्हीं प्रेरणा को लेकर के हम सब लोग भी लगे हैं कि आगे देश को आगे ले जाने में अपना योगदान करेंगे। मैं यहां इस बात से भी गौरवान्वित होता हूं कि भारत की फौज दुनिया की उन फौजों में मानी जाती है जो सबसे ताकतवर मानी जाती है, यानी ताकतवर फौजों में मानी जाती है। और सिर्फ हार्डवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर मतलब सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं, उसके फौजी की ताकत में मानी जाती है, यानी सॉफ्टवेयर भी उसका उतना ही स्ट्रांग है। यह दुनिया मानती है फौज के बारे में, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमेशा क्राइसिस के समय में, चाहे वो क्राइसिस कोई आपदा के कारण हो, चाहे वो क्राइसिस बॉर्डर पर हो, चाहे वो क्राइसिस किसी भी तरीके का रहा हो, आप सब लोगों ने अपने जीवन को उस कार्य में तत्परता से, तल्लीन से लगाया है। और इस कारण से आज हम सुरक्षित दिखते हैं। यह भी मैं इस बात को भी हम जब जानते हैं कि आपने किस तरीके से बॉर्डर्स की रक्षा की है, तो हमारा भी दिल निश्चित रूप से देश में आपके योगदान को बारंबार याद करता है। आप सब लोगों ने में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद 65 की लड़ाई देखी हो, 71 की लड़ाई देखी हो, कारगिल का युद्ध देखा हो। इस सभी युद्धों में हम जिन विपरीत परिस्थिति में लड़ते रहे और जिन विपरीत परिस्थिति में हमने देश की रक्षा की है, वह सराहनीय है। और उसके लिए भारत का एक एक जनता, भारत की एक एक नागरिक आपको सलाम करता है और आपका यश गान करता है। मैं लेकिन यहां पर एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज फौज की दृष्टि से भी और बॉर्डर की दृष्टि से भी अब बदलता भारत है। अब वो भारत नहीं है जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा। अब वो बॉर्डर नहीं है जो आपने कुछ समय पहले उसकी स्थिति देखी होगी। आज मैं आपको, क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन आपकी जानकारी तो पूरी होगी, आज जिस मूल परिवर्तन के दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वह सच में देश की रक्षा के लिए बहुत ही, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत कड़े फैसले लेकर के देश की सुरक्षा रक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। और जब मैं ये कहता हूं तो टेररिज्म का विषय उठा लीजिए। हमेशा विदेश नीति में भारत को दोषी माना जाता था। आज प्रधानमंत्री जी ने विश्व के पटल पर यह साबित कर दिया है कि भारत न टेररिज्म करता है, न टेररिज्म सहन करता है और उसके विरोध में आकर करता है। और आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान अलग थलग दुनिया में पड़ गया है। उसकी जितने भी वक्तव्य यूएनओ में आते हैं, दुनिया उसको कभी सीरियसली नहीं लेती है। दुनिया के नजरों में समझ में आ गया है कि आतंकवाद की जननी कहां है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ा है, वह भी हम सबके समझ में आया है। दूसरा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एक समय था, मैं तो फौज के परिवार से आता हूं, मेरे अगर रिश्तेदारी जोड़ी जाए तो एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 ब्रिगेडियर्स और 4 कर्नल्स हमारे परिवार में है। और
और मेरे को फौज को समझने की बड़ी इच्छा होती रहती है। तो भारत ने भी फौज में वो स्थिति भी देखी, 1962 की लड़ाई भी देखी, जब बिना तय, उस समय जो स्थिति थी आपको मालूम है, हमारे फौजी किस हालत में उस ठंड में जाकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उन लोगों ने वो लड़ाई में भी अपने पराक्रम को साबित कर किया, वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि हमारी नीति क्या थी, सामान बाहर से खरीदो, सामान बाहर से खरीदो, और हमारा इंपोर्ट होता था सामान, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन आपको जानकर यह भी आपके ध्यान में आएगा कि ये जो मोदी जी से पहले की सरकार थी, यूपीए की सरकार, इसमें कोई खरीद हुई ही नहीं। हमारे फौजी भाई मुसीबत में पड़े रहे, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। पनडुब्बी में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। हेलीकॉप्टर में घोटाला हुआ, खरीद रुक गई। 2009 से लेकर 14 तक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे गए। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई, और हमारी इंपोर्ट, हमेशा हर चीज इंपोर्ट करो, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, एरोप्लेन, फाइटर जेट्स के घोटाले, जो खरीदारी करनी उसमें घोटाला ही घोटाला, और घोटाले के कारण फैसला न लेने की स्थिति आकर के खड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत की फौज को फिर से लैस किया गया, राफेल का बेड़ा आया, हमारे हेलीकॉप्टर्स आए, हमारे हर तरीके से अपने विकास के लिए योजनाएं बनी। ये सब कुछ उस समय हुआ है, और जो हमारी डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट पर, वह अब एक्सपोर्ट पर हो गई। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि 2014 में 1941 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में हैं, सैनिकों से संवाद कर रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपने अपने तरीके से प्रयास में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी में पूर्वांचल से अपने रण की शुरुआत कर रहे हैं, और गाजीपुर से चुनावी शंखनाद की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां पार्टी का फोकस हारी हुई उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर है, और पसमानदा समाज पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी में भी अब दौरे शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव भी सभी 80 सीटों पर प्रोग्राम बना चुके हैं, अपने यादव लैंड को वापस लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पूर्वांचल से जीत का मंत्र क्या निकलेगा, इसी पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि पूर्वांचल का रोल कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, साथ ही देश की सियासत में। जेपी नड्डा का यह दौरा काशी पहुंचे थे, बाबा के दर्शन किए, काल भैरव के दर्शन के बाद कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो इसी पूर्वांचल की लड़ाई को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और काशी से यानी कि वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी भी हमारे साथ कनेक्ट। आनंद जी, गाजीपुर में दरअसल हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी पहुंचे इस समय। आनंद जी, सवाल यह है कि जो गाजीपुर, जो मऊ आप लोग 19 में नहीं जीत पाए, 2022 में जहां बड़ा उलटफेर समाजवादी पार्टी ने किया, वहां 24 को लेकर उम्मीदें आखिर किस बुनियाद पर है? देखिए, सेवा और संगठन भारतीय जनता पार्टी के दो मूल तत्व हैं। सरकार जब हमारी होती है या हम विपक्ष में होते हैं, हम सतत सेवा के मार्ग में चलते रहते हैं। हमारा पूरा संगठन सेवा के मार्ग में चलता रहता है, चाहे हम विपक्ष में रहेंगे तब भी, सरकार में रहेंगे तब भी। संगठन हमारा सदैव कार्य करता रहता है, बिना इस बात की चिंता किए कि छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव है। ऐसा नहीं है कि निकाय चुनाव है तो हम कम मेहनत करेंगे, लोकसभा का चुनाव है तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे। उदाहरण के लिए मैं छोटी सी चीज आपको बता दूं कि नागालैंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2300 के आसपास वहां पर हमारे बूथ है, और 1900 बूथों पर हमारी कमेटियां बन चुकी हैं। ये नागालैंड की बात मैं आपको बता रहा हूं, जबकि वहां हम पिछली बार 20 लड़े थे और इस बार भी लमसम उसके आसपास लगे। हमें सारी सीटें नहीं लड़नी है, फिर भी हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इस लेवल पर तैयारी करते हैं। हमारे लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण है, और पूरी संगठन की ताकत जो है हम उसमें लगाते हैं। जहां कमी रह जाती है पिछले इलेक्शन मैकेनिज्म एक चीज है, समीकरण साधना एक अलग चीज है। आनंद दुबे जी, आप बेहतर समझते हैं कि उन सीटों को लेकर अब तक आपके समीकरण सेट नहीं हो पाए हैं, क्या बदलाव आएगा 24 में?
नहीं, देखिए आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश में हमने रामपुर भी जीता और आजमगढ़ भी जीता। वहां भी कहा जाता था कि समीकरण हमारे पक्ष में नहीं है। हमने समीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश जो है विकास के नाम पर वोट दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ईमानदारी के साथ हर गरीब को पक्का मकान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। शौचालय किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी। सुन लीजिए मेरी बात। गैस का कनेक्शन किसने दिया? गरीबों को निःशुल्क अनाज किसने दिया? और बिना भेदभाव के 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को किसने दिया? धर्मेंद्र जी, सवाल यहाँ पर हर चीज में भ्रष्टाचार। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उन दोनों सीटों पर बढ़त दिखी, दोनों जिलों में बढ़त दिखी, मऊ गाजीपुर की अगर बात की जाए, लेकिन उसमें एसबीएसपी को भी फायदा हुआ था और एसबीएसपी का साथ रहना समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद था। लेकिन साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात होगी। 19 में ये सीटें आप नहीं जीते, गठबंधन में बीएसपी के खाते में गई थी, तो 24 के लिए क्या तैयारियां पूर्वांचल की इस लड़ाई में? देखिए, आईएसपी समाजवादी पार्टी संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ती है और जनता के सरोकारों को जनता के बीच रखने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की भूमिका में होते हैं तो जनता की सेवा करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता की सेवा के साथ साथ जो विपक्ष की नाकामियां हैं फिर ढोल बजाते हैं कि हमने विकास कर दिया। अगर विकास कर दिया तो विकास दर उत्तर प्रदेश की 19वां स्थान पूरे देश में कैसे पहुंच जाती? ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि किसी बात को एक उसमें झूठ के रैपर में पेश कर दो। युवाओं को रोजगार मिला तो बेरोजगारी इधर कैसे बढ़ गई? ये सब सवाल जनता के मन में है। किसानों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो सांडों का प्रकोप है पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में, आज किसान इस कड़ाके की ठंड में जब 1 डिग्री टेम्परेचर है वो अपने खेतों में जाकर के अपने खेतों की रखवाली करता है। उसके बदले में कभी कभी वो खेत की रखवाली कर पाता है, कभी कभी सांड के हमले से अपनी जान गंवा देता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं जिसको उत्तर प्रदेश की जनता समय का इंतजार कर रही है। जैसे आपने देखा मैनपुरी के चुनाव में लगभग 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी, और उस समय भी दावा कर रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारा बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये सब चीजें चलो बात की हैं, लेकिन आज जो बुनियादी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश और देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह मोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन हम विपक्ष में होने के कौन से ऐसे मुद्दे थे जो 22 में आपने उठाए थे, 24 में वो नए मुद्दे हो जाएंगे? क्योंकि मुद्दे तो हमेशा से ही आप लोगों के पास रहे हैं, उस पर जनता ने अपना भरोसा नहीं जताया। साथ ही सवाल ये भी है कि जो 2 अलग अलग गठबंधन थे, 19 में बीएसपी के साथ, फिर 22 में आपका एसबीएसपी के साथ, दोनों गठबंधनों से आप लोगों का राब्ता खत्म हो चुका है, आगे बढ़ चुके हैं आप लोग, तो उन सहयोगी पार्टियों का जो साथ था उसका फायदा मिला था, अब वो नुकसान नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? आयुष जी, देखिए ऐसा है कि जो गठबंधन होता है वो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है और हर एक पार्टी करती है। राजनीति में कोई इसमें नई चीज नहीं है। उसमें जो नई चीज ये है, सोचने और समझने की बात है, जनता को भी और हम सबको भी सोचने की बात है कि गैर विचारों के मेल वाले जो गठबंधन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपका वैचारिक मेल नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर दिया, उनका वैचारिक मेल नहीं था, वहां कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जिसमें वैचारिक मेल ना हो। हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय किया और वैचारिक मेल वाली पार्टियों के साथ हम रहे और अपनी पूरी निष्ठा के साथ रहे। अगर कोई हमसे बाहर गया तो अपनी वजह से गया होगा, उसमें कोई सोच होगी उस वजह से गया होगा। लेकिन हमारा जो मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश और देश की जनता की सेवा, विचारधारा एक अलग चीज, लेकिन चुनावी लड़ाई में सीट लेकर आने की अलग चुनौती है, वहाँ कहाँ फिट बैठ रहे हैं? हाँ, देखिए विचारधारा मुख्य है। हम पहले विचारधारा से हटके, ऐसा नहीं कि हम विचारधारा से हट जाए और सीट बढ़ाने का प्रयास करें। विचारधारा को हम साथ लेके चल रहे हैं, उसके बाद अपना सीट बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लड़ता हूँ। सुशांत, आप गाजीपुर में हैं, क्या कोशिश, और खास करके जो अंसारी फैमिली का एक चुनावी दबदबा, हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, अफजाल अंसारी के खिलाफ केसेस हैं, इसके बावजूद अब्बास अंसारी का बड़े मार्जिन से वहां जीता है, और दोनों ही जिलों में, गाजीपुर में भी मऊ में भी, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान दिखा, जबकि पूर्वांचल का वो पूरा केंद्र है, मोदी वाला क्षेत्र है, योगी वाला क्षेत्र, उसके बावजूद भी। इन्हीं सब बातों का नतीजा है कि आज लोकसभा चुनाव की जो तैयारियों का शंखनाद है वो गाजीपुर की धरती से किया जा रहा है। गाजीपुर एक केंद्र है, इसके साथ मऊ है, जौनपुर है, सारा ये बेल्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां अभी से की जाए और जमीनी स्तर पर की जाए, और यही कारण है कि आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दूसरे एक्सटेंशन के बाद सबसे पहले काशी पहुंचते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, और उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर कहीं जाते हैं तो वो जगह गाजीपुर होती है। एक के बाद एक 3 कार्यक्रम यहाँ पर लगे होते हैं, और मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर एक जनसभा होनी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से इस समय स्टेज पर भाषण दे रहे हैं दिनेश लाल यादव।
दिनेश लाल यादव अभी वो सांसद हैं जो आजमगढ़ के किले को ढहा दिया है, उन्होंने सपा के इस किले को, और खुद फतह किया है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। तो इसलिए इस समय उनका भाषण चल रहा है। और ये जो नाम दिया गया है लोकसभा प्रवास योजना इस विशाल जनसभा के द्वारा, तो इसके द्वारा मकसद साफ है कि गाजीपुर, मऊ, जौनपुर ये वो इलाके जहां से पूर्वांचल की राजनीति की धुरी जो है वो तेज की जा सके और यहां से उन सीटों पर जोर दिया जा सके जहां पर कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को लॉस हुआ था, हार का मुंह देखना पड़ा क्या था। कोई तो सैनिक बैकग्राउंड वाले वोटर्स को भी साधने की तैयारी कोशिश दिख रही है? सैनिकों से भी संवाद करने की कोशिश यहां पर जेपी नड्डा ने की। सुशांत वीर अब्दुल हमीद, परमवीर अब्दुल हमीद की ये जन्मस्थली रही है, देश के लिए गहमर भी सैनिकों के मामले में सबसे आगे खड़ा रहता है। क्या ये भी एक वोट बैंक दिख रहा है? इसको भी बीजेपी साध रही है? देखिए, बिल्कुल गाजीपुर की धरती वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। गाजीपुर के जनपद का गहमर गांव जहां पर हर एक व्यक्ति सेना में है और गाजीपुर का ये पूरा जनपद ही जी सुशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही, लौटते हैं आपके पास। लेकिन आनंद दुबे जी, सवाल वही है कि जो विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हमने देखा है एसबीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से, वो भी उस क्षेत्र में जहां पर एक तरफ सीएम योगी का क्षेत्र गोरखपुर था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र वाराणसी, उन दोनों के बीच में गाजीपुर मऊ वाला पूरा बेल्ट है, वहां पर बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ा। क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी एसबीएसपी ने कर दिया। वो कई सारे चेहरे थे जो हारे, संगीता बलवंत बिंद वहां से हार गई, कई बड़े नाम थे आप लोगों को जिनसे उम्मीद थी अलका राय से, वो भी चुनाव में शिकस्त झेली। तो वो बदलाव कैसे आएगा? फेस वैल्यू कहां से बढ़ेगी? या सिर्फ मोदी और योगी के चेहरे पर ही 24 वाली लड़ाई भी होगी? स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी जी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे और चुनाव हम उनके नाम पर लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कमियां हमसे रह गई, जिनकी वजह से हमें वहां सफलता मिली, उन पर पार्टी का पूरा फोकस है। हम उस पर मूल्यांकन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हम विचारधारा के हिसाब से गठबंधन करते हैं। भाई, आप कांग्रेस से कर लेते हैं गठबंधन 17 में, क्योंकि आपका सपना था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप नहीं बन पाए। 19 में आपने गठबंधन किया मोदी जी को रोकने के लिए, तब आपने विचारधारा का त्याग करके, अपनी प्रतिज्ञाओं का त्याग करके बहन जी के पैर तक छुए। उसके बाद अब 22 में फिर आप सिर्फ इसलिए आपने गठबंधन बनाया, सबका ही एक मुकाम देखा है। अरे सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ठीक है, बोलिए। 22 में फिर अखिलेश यादव जी ने एक गठबंधन बनाया और 22 में जो गठबंधन बना वो इसलिए नहीं था। 22 में यह था कि हार निश्चित थी, अखिलेश जी को पता था हमें हारना है, लेकिन हार का ठीकरा अकेले उनके सर फूटे, इसलिए उन्होंने गठबंधन बनाया कि कम से कम मुझ पे न तो 3-4 लोगों पे जाए। और बाद में केशवदेव मौर्य जी का क्या हाल किया आपको पता है, गाड़ी तक छीन ले। अब स्थिति यह कि उन्हें उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अब थर्ड फ्रंट बनाने के लिए उनको उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है। लेकिन थर्ड फ्रंट क्या है मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ और सिर्फ कंधा खोजने, रोने के लिए कंधा खोजने की कवायद है कि 24 के चुनाव में जब हम हार जाएं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आजमा चुके हैं आप लोग, अब बाहर जा रहे हैं, उन लोगों से गठबंधन करेंगे जिनका यूपी में कोई जनाधारी नहीं है। ठीक, आयुष जी, आनंद दुबे जी अति उत्साह में बोल रहे हैं। पीडीपी इनके विचारधारा की अगर पार्टी होती तो इसको बता दें कि पीडीपी इनके विचारधारा की पार्टी थी, इन्होंने गठबंधन किया। बहुजन समाजवादी पार्टी हमारी विचारधारा की नहीं थी, समाजवादी विचारधारा जो कहते हैं वो करते हैं। अरे सुन, अब मैं आपके टाइम नहीं बोला, आप ऐसे हल्ला बोल करोगे कैसे काम चलेगा? आप ऐसे ठीक है, बारी बारी बोल लीजिए। ठीक बोल लीजिए। हाँ, अब आनंद दुबे जी की जो मन की बात है वो मैं बताना चाहता हूँ। बहन जी का पैर छुआ अगर आदरणीय डिम्पल यादव जी ने, तो इनको ये बहुत बुरा लग रहा है कि किसी दलित का पैर कोई कैसे छू सकता है। इनकी जो ऊंची जाति की जो मानसिकता है ना, वो उससे ग्रसित है। चलिए ठीक है, बारी बारी आनंद जी बारी से, आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, सुनना पड़ेगा। आप लोग आपस में लड़ेंगे फिर मुद्दा कैसे होगा? नहीं फिर लगे, नहीं आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा बारी बारी से बोल लीजिए, अपनी बारी में बोल लीजिए। धर्मेंद्र जी, सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग गठबंधन का आजमा चुके हैं, इस बार तीसरे मोर्चे की बातें चल रही है, उससे यूपी में क्या फायदा होगा? पूर्वांचल की लड़ाई में एसबीएसपी ने अगर आपका साथ छोड़ दिया है, वो संजय चौहान वाली पार्टी जो थी, जिनका गाजीपुर आसपास के बेल्ट में कुछ 1000 वोटों पर असर तो था ही, वो भी आप लोगों का साथ छोड़कर चले गए हैं, उसकी भरपाई क्या केसीआर करेंगे, ममता बनर्जी करेंगी, केजरीवाल कर पाएंगे? यूपी में तो आपको ही लड़ना है भाई।
जब आयुष जी देखिए, आप सवाल इतना लंबा पूछते हैं तो जवाब देने का समय भी थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो फिर सवाल का जवाब आप लोग लड़िए मत, जवाब बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आनंद जी, मैं कहा लड़ रहा हूँ, मैं तो आनंद जी की मानसिकता बता रहा हूँ, उससे ग्रसित है तो उसकी दिक्कत नहीं है। नहीं, आपसी लड़ाई नहीं, आपसी लड़ाई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मुद्दे पर जो मैंने सवाल पूछा उस पर बताइए। हाँ जी, नहीं, मैं उनके पहले बात का जवाब दे दूं, फिर आपके सवाल पर मैं आता हूँ। देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हर कोई अपनाता है, इसमें कोई गलत काम तो नहीं है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं अपनाना चाहिए। और हर आदमी अपने मतलब मेरिट पे काम करता है और चुनाव जीतने के लिए काम करता है, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उससे आप काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। अब आनंद दुबे जी ये बता दें कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, क्या न्यायालयों में दलित और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन है आज की डेट में? क्या विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन है? क्या बाकी और जगहों पर सरकारी नौकरियों में, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, क्या वहां पे दलित और पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं? इनको तो वोट देने की बात है कि इनको वोट सब दे दे और आनंद जी, आप अपने मुफीद गठबंधन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर ले तो दिक्कत है आपको। दूसरी बात कहते हैं, और पूर्वांचल की लड़ाई में लोकल पार्टीज का, क्षेत्रीय दलों का क्या रोल होगा आपके लिए? आनंद जी जल्दी, आनंद जी उसके बारे में बताएं। अगर ये इतने बड़े दलित हितैषी हैं कि जब ये 2017 में आए तो अरे 2012 में जब चुनाव जीत के आए तो इन्होंने 2 लाख दलित भाइयों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। प्रमोशन में जो आरक्षण मिला था उनको रिवर्ट कर दिया। 2 लाख दलित भाइयों का आरक्षण छीनने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया बताने का काम इनके नेता आजम खान ने किया। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साफ तौर पर पूर्वांचल की लड़ाई अहम होने वाली है। विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे याद करिए। आखिरी फेज, 7वां फेज, जहां पर 56 सीटें थी, 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 28 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी प्लस एसबीएसपी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि समझा जा सकता है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी के बड़े नेता थे वहां पर भी विपक्ष को बेहतर नतीजे मिले, एसपी प्लस एसबीएसपी को। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि राजभर अपना साथ छोड़ चुके हैं, बाकी क्षेत्रीय दल भी उनसे खफा हैं। इस वजह से समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।